तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि एटम किस तरीके से बना होता है, एटम के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। तो हमने पिछले चैप्टर में यह पढ़ा था कि एक एटम जो होता है वो क्या होता है, इनडिविजिबल होता है, मतलब अविभाजित होता है, मतलब उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अगर इसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता तो इसके अंदर क्या चीजें हैं इसके बारे में पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो सन था 1900 जब साइंटिस्ट ने यह बोला कि नहीं, एटम डिवाइड हो सकता है, एटम डिवाइड हो सकता है, और एटम के अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है जिसका बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या होता है इसके अंदर? सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवपरमाणुक। क्या बोला जाता है इनको? अवपरमाणुक होते हैं। ठीक है, अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये दो तरह के पार्टिकल्स है। ये कैसे है? दो तरह के पार्टिकल्स है, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या खासियत है कि इसमें कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। किस पे क्या होता है? नेगेटिव। और इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव होता है, मतलब हिंदी में क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये धनात्मक। ये क्या होता है? पॉजिटिव। ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको क्या बोला जाता है? धनात्मक। क्या बोला जाता है? धनात्मक। बात समझ में आ गई? तो ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें से एक की खोज किसने करी थी? एक की खोज की थी हमारे जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने किसी खोज करी थी? इलेक्ट्रॉन की। तो तुमसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने। किसने करी थी? जे थॉमसन ने। हिंदी में नाम लिख देना। और जो हमारा प्रोटॉन है उसकी खोज किसने करी थी? उसकी खोज करी थी हमारे ई गोल्डस्टीन ने। किसने कहा था? ई गोल्डस्टीन ने इसकी खोज करी थी, किसी प्रोटॉन की खोज करी थी। और ये दोनों क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। क्या है? सब एटॉमिक। सब एटॉमिक का मतलब क्या है कि जो एटम से भी छोटा हो। सब एटॉमिक मतलब क्या होता है? जो एटम से भी छोटा है। अगर एटम से छोटा है तभी तो एटम के अंदर आ सकता है। अगर एटम से कोई बड़ी चीज होगी, क्या उसके एटम के अंदर आएगी? क्या नहीं आएगी। इसीलिए इसका नाम क्या दिया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स नाम दिया गया है। तो अब हमें 1900 के बाद इतना पता चल चुका था कि दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि अगर ये दोनों चीजें एटम के अंदर है तो ये किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से वो उसके अंदर है, कितने मात्रा में है, ये सारी चीजें हमें और भी आंसर करनी थी। ठीक है, तो इन सब चीजों को आंसर करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या दिया? अपने अपने मॉडल प्रपोज किए। क्या करे? अपने अपने मॉडल दिए। अपने अपने क्या दिए? मॉडल दिए। किसके ऊपर? एटम के अंदर। किसके ऊपर? एटम के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमारा जे थॉमसन का मॉडल था, फिर रदरफोर्ड का मॉडल था, और लास्ट मॉडल किसका था? बोहर का मॉडल था। ठीक है, तीन मॉडल हमें दिए थे। और जे थॉमसन का मॉडल आया, फिर उसके बाद रदरफोर्ड का आया, फिर किसका आया? बोहर का। ठीक है, तो जे थॉमसन में जो कमियां थी किसने पूरी करी? रदरफोर्ड में जो कमियां थी किसने पूरी करी? ठीक है, नील्स बोर ने ना। अब तुम बोल सकते हो भैया ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनकी खोज कैसे हुई? ठीक है, कैसे पता चला कि ये इनके अंदर है? तो इसके लिए क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट किए गए। क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट। और उन एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। क्या करा गया था? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। तो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से हमें पहली बार यह पता चला कि एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? कौन सा एक्सपेरिमेंट से पता चला? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। किससे पता चला? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस पढ़ता हूं आपकी बुक से, क्या बोल रखा है सुनिए ध्यान से। E. Goldstein in 1886 discovered that the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal ray. These rays were positively charged radiation which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. The subatomic particle has a charge equals to, and देखो क्या बोल रहा है कि जो ये कैनाल रे एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो उन्होंने एक गैस डिस्चार्ज टाइप का एक चैम्बर बना रखा था जिसमें गैस के अंदर कुछ और टाइप का रेडिएशन उनको देखने को मिला। और वो कैसा था? वो था पॉजिटिवली चार्ज। कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज।
तो जब उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज मिला तो उन्होंने किसकी खोज कर दी? प्रोटॉन की। और इससे पहले किसकी खोज हो चुकी थी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी तब क्या बोला गया था? देखो, इट वॉज नोन बाय 1900 दैट एटम वॉज इनडिविजिबल। मतलब कि 1900 तक हमें यह पता था कि एटम क्या है? इंडिविजुअल है, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। ठीक है, मतलब कि 1900 तक हमें यह पता था कि ये इंडिविजुअल है, बट इसके अंदर क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। ठीक है, और एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था इसके अलावा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कौन सा था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिनकी मदद से हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चला था। बात समझ में आ गई? हाँ, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट थे जिनके बारे में हमें पता चला। ठीक है, हाँ, यहां तक क्लियर है? ठीक है, नोट करो यहां तक। अब हमें पढ़ना है तीन मॉडल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? तीन मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इन तीन मॉडल्स के बारे में मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से नोट्स लिखवा रखे हैं, तो जिसके पास भी ना हो वो नोट देख ले। यहां पर मैं ब्रीफली इनके बारे में पॉइंट्स में बात करूंगा और तीनों मॉडल्स को एक साथ लिखूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके तीनों मॉडल में क्या था। ठीक है, बट जितना हो सके मैं पूरा बताऊंगा, तो डोंट वरी। तो सबसे पहला मॉडल कौन था? जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल। नेक्स्ट मॉडल कौन सा था? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल। और लास्ट मॉडल कौन सा था? बोर। बोर मॉडल। बोर मॉडल। तो ये तीन मॉडल दिए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? जे थॉमसन की। ठीक है, तो जे थॉमसन ने क्या बोला इनके मॉडल के बारे में? ठीक है, सुनिए क्या बोला उन्होंने। कि इमेजिन करो ये जो एटम है ये एक क्रिसमस पुडिंग की तरह है। किसकी तरह है? क्रिसमस पुडिंग। अगर किसी ने क्रिसमस पुडिंग नहीं देखी है तो एक तरह का केक जैसा होता है और केक के अंदर बहुत सारी क्या चेरी होती है ना, चेरी। हाँ, लाल पीली ऐसे चेरी डाल रखे ना, तो इस तरीके का। तो इन्होंने बोला कि एक चेरी की तरह होती है। ठीक है, जिसमें ये होती है क्या होती है? चेरीज होती है। ठीक है, तो ये जो केक है ये पॉजिटिवली चार्ज है और जिसके अंदर चेरी है ये सारे क्या है? नेगेटिवली चार्ज। मतलब ये सारी जो चेरी क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और जो ये पूरा स्फीयर है वो क्या है? प्रोटॉन से बना हुआ। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसको एक और एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी कि ये तरबूज की तरह है। किसी तरह है? तरबूज की तरह। अगर हम तरबूज को बीच में से काटते हैं तो उसका जो रेड पार्ट है वो क्या है? वो प्रोटॉन्स है, और जो उसमें ब्लैक ब्लैक बीज है या जो सीड्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने मॉडल की क्या दी? एक्सप्लेनेशन दी कि मेरे हिसाब से एटम इस तरीके का कुछ दिखता है। बात समझ में आ गई? तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडल क्या क्या बातें उन्होंने कही। उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने क्या कही? दो बातें कही। पहली बात क्या कही? कि एटम जो है, एक मिनट, नोट करो यहां तक जो भी। एटम जो है वो क्या है? एटम कंसिस्ट a positively charged sphere। तो अब तक मैंने जो दोनों एग्जांपल लिए, दोनों एग्जांपल में मैंने आपको यही समझाया कि जो एटम है, एटम की जो बाउंड्री है या जो एटम का स्पेयर है, स्पेयर का मतलब क्या होता है? गोला जो है वो किससे बना होगा? पॉजिटिवली चार्ज से। किससे बना होगा? पॉजिटिवली चार्ज से। किससे बना होगा? पॉजिटिव चार्ज से। बात समझ में आ गई? और दूसरी बात इन्होंने क्या कही? दूसरी बात इन्होंने कही द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर, सॉरी, इसमें एक और बात उन्होंने कही, उसको मैं सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन
embedded in it. तुम यहां पे एक चीज नोटिस कर सकते हो, इसने नेगेटिव चार्ज को तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन बोला, बट पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज बोला। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, सॉरी, जब जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, तब तक रदरफोर्ड ने किसकी खोज नहीं करी थी, प्रोटॉन की खोज नहीं की थी। इसीलिए उसने क्या बोला, इसको पॉजिटिवली चार्ज बोला। ठीक है, क्या बोला उसने, पॉजिटिवली चार्ज बोला। तो अब तक दो बातें क्लियर है कि एटम के अंदर एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन्स इंबेडेड है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इंबेडेड है। ठीक है, हिंदी में लिखवा देता हूं। हिंदी में क्या बोला भाई, परमाणु जो है, परमाणु धन आवेशित गोले के बने होते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में धसे होते हैं। फिर इसके बाद ऐसा एक डायग्राम बना लो और अच्छे क्लियर रहेगा कि इसमें जो ये पेयर है, ये किससे बना है, पॉजिटिव चार्ज से। किससे बना है, पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो उसके अंदर धसे हुए हैं। इस तरीके का उसने स्ट्रक्चर दिया। बात समझ में आई? अब यहां पर उसने एक और बात कही, तीसरी बात क्या कही, तीसरी बात उसने ये कही कि जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। क्या है, इक्वल है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हाँ, बोलने के लिए नहीं बोला है, कंटिन्यूसली कोई पीछे बोले जा रहा है सबसे। मुंह बंद कर लो, नहीं तो मेरे को मुंह बंद करना आता है अच्छे से। बात समझ में आ गई? क्या बोल रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। मतलब अगर पॉजिटिव 5 है तो नेगेटिव भी कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, इसकी वजह से जो एटम है वो हमेशा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है, न्यूट्रल। क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में है तो एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यही बात हिंदी में कही है कि ऋणात्मक और धनात्मक जो होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक ऋणात्मक और धनात्मक आवेश, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश, परिणाम में समान होते हैं। परिणाम में समान होते हैं, जिससे जो परमाणु है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। न्यूट्रल ही होगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनाता है, जीरो बनाता है। ठीक है, तो जितने इसमें क्या हो रहा है, जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या बनेंगे, नेगेटिव भी होंगे। इसकी वजह से हमारा एटम क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये तीन बातें किसने बताई थी एटम के बारे में, जे थॉमसन ने बताई थी। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। हाँ, जे थॉमसन मॉडल की ये लिमिटेशन थी कि इन्होंने जो भी रिजल्ट बताए थे ना, वो जब बाकी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके पता करने की कोशिश करी थी तो वो सब नहीं हो पाया था। ठीक है, उन्होंने मतलब जो एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट इन्होंने दिए ना, ये तीनों क्या थे, उनके रिजल्ट थे। तो ये वेरीफाई नहीं हो पाए थे। ठीक है, वो भी बात करेंगे उसके बारे में। यहां तक क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉडल की बात करें। नेक्स्ट मॉडल कौन सा था, रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल है वो एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया। क्या दिया, एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया। रदरफोर्ड ने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, एक सोने की पन्नी ली। क्या ली, सोने की पन्नी ली।
ठीक है, और उसमें से क्या करा है, अल्फा रेस को पास करा, क्या करा, अल्फा रेस को पास करा। ठीक है, अब जब अल्फा रेस में से पास हो रही थी तो कुछ तो सीधे सीधे निकल जा रही थी, कुछ तो सीधे सीधे निकल जा रही थी, बट कुछ जो थी वो टकरा के मुड़ जा रही थी। क्या हो रही थी, टकरा के मुड़ जा रही थी, या टकरा के किसी और डायरेक्शन में चली जा रही थी, बट सारी नहीं, बस कुछ कुछ, बहुत मतलब 100 में से 2-3 जा रही थी। ठीक है, तो जब उसने इस फिनोमेना को अच्छे से पढ़ा तो उसने बोला कि एटम के बीच में एक सेंटर है, एटम के बीच में एक सेंटर है जिसमें एटम का पूरा मास है और जो कि बहुत ज्यादा क्या है, भारी है, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा हैवी है और भारी है, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स को मोड़ दे रहा था। क्या कर रहा था, अल्फा पार्टिकल्स को मोड़ दे रहा था। तो इस वजह से उसने क्या करा कि एटम के बीच में कोई ऐसी चीज होगी जो क्या कर रही है, इन अल्फा पार्टिकल्स से टकराने की वजह से अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रही है, मोड़ दे रही है, दूसरी डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोड़ दे रही है। ठीक है, तो उसने इस बात को क्या बोला कि एटम के बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है। क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, जिसके अंदर एटम का पूरा मास रहता है। एज वी नो कि जो एटम होता है उसका पूरा मास कहां रहता है, उसके सेंटर में रहता है। किसमें रहता है, सेंटर में। ठीक है, बात समझ में आई, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। गोल्डस्टीन का ये वाला एक्सपेरिमेंट तुमसे कभी कभी एग्जाम में भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट। तो तुम्हें क्या बोलना है कि उसने एक क्या ली, गोल्ड फॉइल ली और उसमें से अल्फा पार्टिकल को पास करवाया। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स वो जो गोल्ड फॉइल है उसमें से पास कर गई, बट कुछ जो थी वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हुई। और जब वो कुछ रिफ्लेक्ट बैक हुई तो उसने ये बोला कि इन जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कोई ऐसी जगह होगी, ऐसा कोई सेंटर होगा, ऐसा कोई केंद्र होगा जहां पर इसका पूरा मास होगा, जिसने क्या करा, इन जो अल्फा पार्टिकल्स इनको वापस मोड़ दिया। बस समझ में आ गई। फिर अब उसने जो ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, इसके बेसिस पे 3 थ्योरी थी। क्या थी, 3 चीजें थी, 3 चीजें बताई। क्या बताई, 3 चीजें बताई। क्या बताई वो बताता हूं। पहली चीज उसने ये बताई कि most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle pass through the gold foil without get reflected। इसका मतलब क्या है कि जो एटम है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द जगह है वो क्या है, खाली है। मोस्ट ऑफ द जगह क्या है, खाली है। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, इज एम्प्टी। ठीक है, मतलब परमाणु के अंदर बहुत सारी जगह खाली होती है। ठीक है, और उसको इस बात का पता कैसे चला, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली क्रॉस हो गई। ठीक है, इस वजह से उसने बोला कि बहुत सारी जगह क्या है, खाली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता हूं, देखो क्या बोल रहा है। वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि बहुत सारे जो हमारे अल्फा पार्टिकल की जो रेज थी वो डिफ्लेक्टेड, बहुत कम अल्फा पार्टिकल की जो रेज है वो डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, बहुत कम मात्रा में। क्या है, बहुत कम मात्रा में। और जो है भी वो कहां है, सेंटर में। जो है भी वो कहां है, सेंटर में। अब उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे नेगेटिव चार्ज से 2000 गुना ज्यादा भारी होता है। क्या होता है, 2000 गुना ज्यादा भारी होता है। बात समझ में आ गई। हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे कि very few particles of alpha are deflected back, indicating that। हाँ, बोलने के लिए किसने बोला है, कोई ज्यादा जरूरी बात है, तो गेट खुला हुआ है, बाहर निकल जाओ, आराम से बात करके आओ, फिर बैठने यहां पे। या तो बोलो मैं ही कर देता हूं तुम्हें भगाने का काम। इंडिकेटिंग दैट most of the positive charge
पॉजिटिव चार्ज आर 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 ऑक्यूपाई आर कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा लिखो, या आर कॉन्सेंट्रेटेड एट वेरी लिटिल स्पेस। ठीक है, हिंदी में पॉइंट लिख लो, कि हिंदी में पॉइंट लिखो, मैं बोल रहा हूं, बोल दूं, लिख लोगे? चलो लिखो। बहुत कम कण अपने मार्ग से, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। धनावेशित भाग बहुत कम है। जो धनावेशित की बात कर रहा है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, धनावेशित बहुत कम है, बहुत कम है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत कम है या बहुत कम जगह में है। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या बोला? अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, indicating that all the positive charge and the mass of the gold atom were concentrated in a small volume within the atom। ठीक है, अब बोल रहा है कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स है जो बिल्कुल 180 डिग्री वापस आ गए। 180 डिग्री वापस आने का मतलब कि जिस तरफ गए थे उसी तरफ से वापस आ गए। ठीक है, जिस तरफ गए थे उसी तरफ से वापस आ गए, इसी को 180 बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं बना के देखूं, ये एटम है। ठीक है, ये एटम है, ये एटम के बीच में छोटा सा ये जो है दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और एटम का सारा मास भी यहीं पे। अब कोई अल्फा पार्टिकल आता है और इससे टकराता है। ठीक है, इधर से आ रहा था तो वापस वो भी क्या जाएगा? उधर ही चला जाएगा। वापस भी क्या? उधर ही चला जाएगा। बस में क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे एटम का मास यहीं पे है, और अगर एटम का पूरा मास एक सेंटर पे है और वहीं पे आके कोई चीज हिट कर रही है तो वापस ही जाएगी ना। हाँ, अगर मैं बॉल को लूं और दीवार से मारूं, ठीक है, तो वापस इधर ही आएगी ना, इधर ही। क्यों? क्योंकि दीवार का जो मास है वो बॉल के मास से क्या है? ज्यादा है। इसी वजह से जो दीवार है वो बॉल को क्या कर देगी? बाउंस कर देगी। क्या कर देगी? बाउंस। तो सेम ऐसा ही यहां पे भी होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एटम के बीच में एक सेंटर है जहां पे उसका पूरा का पूरा मास क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब एकत्रित या संग्रहित है। बात समझ में आ गई? हाँ, जिसे क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियस बोला जाएगा। आगे चल के क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तीनों क्या थे? इस एक्सपेरिमेंट के पॉइंट थे। क्या थे? ये तीनों इस एक्सपेरिमेंट के पॉइंट थे। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, तीनों पॉइंट पता चल गए। अब इन तीनों पॉइंट से सिमिलर ही पॉइंट उसने क्या दिया? अपने मॉडल के लिए भी दिए। क्या दिए? सुनो, सबसे पहले उसने बोला देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, उसने क्या बोला कि एटम के अंदर एक सेंटर होगा जिसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसी के अंदर सारा का सारा मास या द्रव्यमान उसके अंदर होगा, और उस जगह को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इस जगह को? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इस जगह को? न्यूक्लियस। बस समझ में आ गई? हाँ, पहला पॉइंट समझ में आ गया। क्या बोला उसने? ठीक है, नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। और बोला गया कि एटम का जितना भी मास है वो कहां है? वो सिर्फ न्यूक्लियस के ही अंदर है। तब से यही बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना ये। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। और बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं? इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम कोई भारी चीज बीच में रखेंगे, ठीक है, और अगर कोई हल्की चीजें साइड में छोड़ देंगे तो वो उसके चारों ओर क्या करेगी? घूमेगी। सेम ऐसा ही हमें कहां देखने को मिलता है? हमारे
एटमॉस्फेयर मतलब हमारे यूनिवर्स में, जहां पर हमारा जो सन है वो सबसे भारी चीज है। सारे जो प्लेनेट है उन सबसे भारी कौन है? सन है। सन सबसे भारी और बाकी सारे उसके सामने क्या है? इतु से है ना, मार्बल जैसे है। ठीक है, तो इसी वजह से सन बीच में रहता है और बाकी सारे क्या करते हैं? उसके चक्कर लगाते हैं। तो सेम फिनोमिना यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो इतना ज्यादा भारी होता है कि वो क्या करता है, जो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपने अगल बगल घुमाता रहता है और साथ में ये करता है अपनी तरफ खींचता भी है। तुम्हें पता ही है, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो अपने आपस में क्या करते हैं? उनको खींचते हैं। तो एटम, वो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को खींचेगा और खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन भी उसको अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे बैलेंस फोर्स बन जाएगा और वो क्या करेगा? उसके चारों ओर घूमने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है वो कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो बात तो कर ही ली। ठीक है, अगर छोटा नहीं होता एटम के अंदर आएगा ही नहीं। हाँ, तो इसलिए बोला गया है कि जो ये न्यूक्लियस होता है इसका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? छोटा होता है। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, यहां तक नोट करो। हाँ, तो हमारा लास्ट मॉडल बच गया है जो कि है बोर मॉडल। ठीक है, अब एक एक करके इसके एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूमेंगे, बोला ना। तो बोर ने ये बोला कि सारी ऑर्बिट नहीं, बस कुछ ही ऑर्बिट्स को अलाउ होगा किसके अंदर? एटम के अंदर। ठीक है, और उनको क्या बोला जाएगा? डिस्क्रीट ऑर्बिट। क्या बोला जाएगा? डिस्क्रीट ऑर्बिट। ठीक है, हिंदी वाली बुक देना। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोला जाएगा इनको? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि ओनली सर्टेन स्पेशल क्या? ऑर्बिट्स आर अलाउड। केवल कुछ ऑर्बिट को क्या बोला गया? कक्षा। केवल कुछ कक्षा ही परमाणु के अंदर हो सकती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। बात समझ में आ गई? फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? व्हाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। एज यू नो, जब भी हम किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है? लूज होती है। क्या होती है? एनर्जी लूज होती है। तो उसने ये बोला, किसने? बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो इन गोल गोल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएंगे तब ये किसी भी तरह की क्या एनर्जी लूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डू नॉट रेडिएट या lose their energy while revolving around the nucleus। ठीक है, केंद्र के या नाभिक के, क्या लिखेंगे? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा नहीं खोएंगे। क्यों नहीं खोएंगे? अगर खोएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर वो अपनी एनर्जी खोएंगे तो इसमें क्या होगा? एक स्टेट ऐसी आएगी जिसमें उनकी एनर्जी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जब उनकी एनर्जी पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी तो वो फिर गोल गोल नहीं घूमेंगी और कहां जाके गिर जाएंगी?
न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएंगी, और जब इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा और जो एटम है वो फट जाएगा। ठीक है, मतलब वो भी टूट जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ये होगी। और इसी पॉइंट की वजह से ये जो सेकंड पॉइंट है ना, यही पॉइंट क्या हुआ, बोर का वो जो ये रदरफोर्ड था ना, इसकी कमजोरी बनी, इसका ड्रॉबैक था एक, कि वो ये नहीं समझा पाया था कि जब रदरफोर्ड का, अभी मैं ड्रॉबैक बताऊंगा, इस ये रदरफोर्ड जो था वो ये नहीं समझ पाया था कि इलेक्ट्रॉन जब इस गोल गोल इसमें चक्कर लगाएगा, जो ऑर्बिट है इसमें चक्कर लगाएगा, तो वो अपनी एनर्जी कैसे लूज नहीं करेगा। जिसको किसने समझाया, हाँ उसने, ठीक है, नील्स बोर ने समझाया। फिर लास्ट पॉइंट कि दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन ऑर्बिट्स को क्या बोलेंगे हम, एनर्जी, ऊर्जा के स्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊर्जा के स्तर बोलेंगे। ठीक है, और फिर इनके नाम भी दिए। इनके क्या नाम दिए, ध्यान से देखो। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड पहला जो शेल होगा इसका नाम क्या होगा, के। फिर उसके बाद वाला जो होगा एल, फिर उसके बाद वाला होगा एम, फिर उसके बाद वाला होगा एन। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम दिए, के एल एम एन। ठीक है, क्या क्या था ये, शेल मतलब कोश। ठीक है, शेल कोश। और फिर बोर ने एक स्टेप और आगे लिया और यह भी समझाया कि हम एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हैं, और उसने इस बात को समझाने का लिए एक फॉर्मूला यूज किया। उस फॉर्मूले को क्या था, 2n का स्क्वायर। क्या लिया उसने, 2n का स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारी पहली शेल है उसमें n इजिकल टू क्या है, 1। तो अगर n इजिकल टू 1 होगा तो कितने आएंगे, और इसको मैं इधर समझाऊं, तो इतना लिख लिया सबने। फिर उस पर आता हूं, लिख लो इसको पूरा, फिर मैं बाद में करता हूं। बस आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी जो भी इसका बचा हुआ है हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। उसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉन भरना सिखाऊंगा, बैलेंसी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा, और बाकी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तीनों मॉडल आपको क्या करना है, याद करके लाना है, कॉपी में लिख के लाना है। ठीक है, और कल आते ही मैं सबसे पहले इनको सुनूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये बात करी थी कि तीनों मॉडल्स के बारे में बात कर ली थी कि हमारा जे थॉमसन मॉडल कौन सा था, रदरफोर्ड मॉडल क्या था, और कौन सा बोर मॉडल क्या था। ठीक है, इन तीनों के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, और तीनों के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखवा दिए थे आपको। हाँ, तो आज अब मुझे सबसे पहले बात स्टार्ट करनी है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड से। ठीक है, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड्स ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमियां। क्या होता है, कमियां। ठीक है, रदरफोर्ड की कमियां। ठीक है, रदरफोर्ड की कमियां। तो देखो, मैंने जब कल रदरफोर्ड पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक पॉइंट बोला था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, ऑर्बिट है। उस ऑर्बिट में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसके ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब सुनो, अगर ये इसके चक्कर चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ध्यान से सुनो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी की ओर चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, एनर्जी को लूज करता है। क्या करता है, धीरे धीरे एनर्जी लूज करता है। फिर अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब वो पूरी एनर्जी लूज कर देगा, आएगा ना। हाँ, और जब वो अपनी पूरी एनर्जी लूज कर देगा, जब मतलब कौन, ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 क्या करेगा, अपनी पूरी एनर्जी लूज कर देगा। तो फाइनली ये किस में जाके गिरेगा, न्यूक्लियस में गिरेगा। और जाके न्यूक्लियस में अगर ये गिरा तो ये न्यूक्लियस में गिरने के बाद उसको क्या कर देगा, अनस्टेबल। अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया तो जो हमारा एटम है वो भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। बट हमने क्या पढ़ा है कि एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर एटम स्टेबल ना हो तो जिस फॉर्म में मैटर है वो उस फॉर्म में मैटर नहीं रहेगा, है ना, बात यही है। तो ये घूमने की वजह से, एनर्जी लूज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहां गिर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर गिर रहा है, और उसकी वजह से एटम क्या हो रहा है, हमारा एटम क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, रेडिएट एनर्जी कर रहा है, मतलब एनर्जी को छोड़ रहा है।
और फिर क्या होगा, हाँ इट बिकम जीरो एनर्जी, क्या हो जाएगा, जीरो एनर्जी हो जाएगी, ऐसे एनर्जी यूज करेगा तो। और जब जीरो एनर्जी हो जाएगी, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को क्या लगेंगे, हाँ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऊर्जा हाँ निकाल रहे हैं और इसकी वजह से क्या होगा, शून्य ऊर्जा हो जाती, क्या हो जाएगी, शून्य ऊर्जा हो जाएगी। और जब शून्य ऊर्जा हो जाएगी उसकी वजह से क्या होगा, शून्य ऊर्जा होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फॉल into the न्यूक्लियस, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगा, है ना, गिर जाएगा। और अगर ये गिर गया तो इसकी वजह से क्या होगा, एटम बिकम अनस्टेबल, ठीक है। जो परमाणु है वो क्या हो जाएगा, परमाणु अस्थिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, बस समझ में आई, क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। तो यही क्या था, ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, कि रदरफोर्ड इस बात को समझा नहीं पाया था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के चारों ओर घूमेगा, ठीक है, किसी ऑर्बिट के चारों ओर घूमेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, उसकी वजह से एटम को वो क्या होगा, फाइनली उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो एटम को क्या कर देगा, लास्ट में न्यूक्लियस में गिर के एटम को अनस्टेबल कर देगा, अस्थिर कर देगा, ठीक है। तो यही चीज कौन नहीं समझा पाया था, यही क्या थी, कमी थी किसकी, रदरफोर्ड के मॉडल की। और इसी कमी को बोर ने कैसे पूरा करा, बोर ने क्या बोला था सेकंड पॉइंट में, बोर ने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चक्कर लगाएगा तो वो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, अगर वो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तो आगे ये कुछ होगा ही नहीं और एटम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। बात समझ में आ गई, हाँ। तो ये है उसका ड्रॉबैक समझ में आ गया, क्या था ड्रॉबैक, हाँ, कि जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी ऑर्बिट में वो क्या करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करने के बाद क्या हो जाएगा, उनके अंदर एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी, जीरो एनर्जी हो जाएगी, और जीरो एनर्जी के होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी हो जाएगा, और अगर वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ, नोट करिए इसको। हाँ, तो अब देखते हैं रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स के बाद, रख दिया मैंने, अरे हो गया, अच्छा हो रहा, जो उसमें फेंक देता हूं इधर उधर। हाँ, चलो अब हमें बात करनी है एक और सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, ठीक है। अब तक हमने दो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में। अब हमें एक और पढ़ना है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं दोनों को फिर से एक और बता दूं, तीनों को एक टेबल में बता देता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, वही तो बताना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर प्रोटॉन, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और एक न्यूट्रॉन। अब नया वाला क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है, क्या है, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने करी, जे थॉमसन ने, ठीक है। इसकी खोज किसने करी, ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। इसकी खोज किसने करी, इसकी खोज करी कौन बताएगा, जेम्स चैडविक ने। किसने करी, जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक ने करी। बात समझ में आ गई। अब इसकी खोज कब हुई इलेक्ट्रॉन की, बताओ, 1886, वेरी गुड, ठीक है। प्रोटॉन की खोज कब हुई, बताओ, 19 कब हुई, ढूंढ रहे भैया, मेरे को लग रहा है ना, 1911 में, ठीक है, 1911 में। और ये वाला कब हुआ, 1932 में, ठीक है।
ठीक है, देख लेना गलत होगा तो। अब हाँ, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है इस पे? पॉजिटिव चार्ज। वही देख रहा था किस कोई बोलता है कि नहीं। इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। हाँ 1897 ढंग से बता मेरे को। हाँ भैया, आपने नोट्स में लिखवाया है। हाँ दिखा। ये देखो क्या है? आपने लिखवाया ओए दिया कॉपी दिया। 1896 इलेक्ट्रॉन और 18 भैया बुक देखो ना। ठीक है, प्रोटॉन की खोज हुई थी 1886 में। ठीक है, और इसकी खोज हुई थी तुम्हारी 1897 में। ठीक है। ठीक है, इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। इस पे कौन सा होता है? पॉजिटिव। कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है। धनात्मक क्या होता है? धनात्मक। धनात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, इस पे क्या होता है? इस पे नो चार्ज। नो चार्ज। ठीक है, कोई भी आवेश नहीं होता है। कोई भी आवेश नहीं होता है। नहीं होता है। समझ में आ गई? नेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। ठीक है, इसको स्मॉल ई से दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है। फिर इट इज डिनोटेड बाय क्या? पी, स्मॉल पी। ठीक है, इसे स्मॉल पी से दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसको इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, इसे स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट। इट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, यह नाभिक के बाहर होता है। बाहर होता है। ठीक है, फिर इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, यह नाभिक के अंदर होता है। अंदर होता है। और ये वाला इट इज ऑल्सो इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, यह भी नाभिक के अंदर होता है। नाभिक के अंदर होता है। अब तुम्हें पता है, तुम्हें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन से हम क्या निकालते हैं? इट हेल्प अस टू फाइंड द नंबर ऑफ इट इज हेल्प टू फाइंड द एटॉमिक नंबर है ना। हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स की मदद से क्या निकालते हैं? एटॉमिक नंबर निकालते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर होता है ना। ठीक है, अब ये वाला, यह हमें परमाणु संख्या बताता है। ठीक है, उसके बाद इट हेल्प अस टू फाइंड आउट द मास नंबर है ना, क्योंकि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यह हमें द्रव्यमान संख्या निकालने बताता है। द्रव्यमान संख्या बताता है। ठीक है,
ये वाला it help us it also help us to find out क्या क्या करता है ये भी मास नंबर बताता है। क्या बताता है? मास नंबर बताता है। ठीक है। यह भी हमें द्रव्यमान संख्या बताता है। द्रव्यमान संख्या बताता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। एक कंबाइंड टेबल है। ठीक है। इसको पढ़ लोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों आपको आ जाएंगे। ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। बस नहीं, नोट करिए इसको। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, कल जो हम बात कर रहे थे कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे और कैसे भरे जाएंगे। ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला भी बताया था कल, बट आगे नहीं बता पाया था, तो उसको अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है। और कैसे बैलेंसी निकालते हैं, बैलेंसी क्या होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत कुछ बात करनी है। चलो करते हैं। बस 25 बच्चे और चाहिए, फिर 200। अरे बिल्कुल, मैं तो कर ही दूंगा। चलो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिलिंग। इलेक्ट्रॉन को भरना। ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स को हर शेल में भरने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। ठीक है। 2n का स्क्वायर। ठीक है। तो मैंने कल आपको 4 शेल के बारे में बताया था, K, L, M, N। ठीक है। तो K शेल के लिए n की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। क्या होती है K शेल के लिए? n की वैल्यू 1। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूं उसको, तो 2 into 1 का स्क्वायर कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितना रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैक्सिमम 2। कितने आएंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। यहां पे लिखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अब L शेल में n की वैल्यू होती है 2। तो क्या रहेगा? 2 इंटू में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में 4 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे L शेल में? 8। ठीक है। फिर बात करते हैं M। ठीक है। M में n की वैल्यू होती है 3। तो क्या रहेगा? 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू में 9 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो मैक्सिमम कितना आएंगे? 18। फिर आता है N। फिर n इज इक्वल टू कितना रहेगा? 4। तो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में 16 इज इक्वल टू 32। ठीक है। तो मैक्सिमम कितने होते हैं? 2, 8, 18 और 32। इस तरीके से हम इनमें फिलिंग करते हैं। ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिलिंग हो गई, बट एक्चुअल जो फिलिंग होती है, हाँ, एक्चुअल जो फिलिंग होती है वो ऐसी नहीं होती है। एक्चुअल फिलिंग होती है 2, 8, 8, 8। ठीक है। इस तरीके से फिलिंग होती है। तो बोले भैया फॉर्मूला तो हमें 2, 8, 18, 32 बताता है, तो आप एक्स से ऐसे क्यों करते हो? तो यहां पे एक आता है रूल। यहां पे क्या आता है? एक रूल। वो रूल क्या कहता है कि जो लास्ट सेल होता है, जो लास्ट सेल होता है उसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तभी वो क्या रहेगा? तभी वो एटम क्या कहलाएगा? स्टेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेबल कहलाएगा। ठीक है। तो जो लास्ट सेल है उसमें हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तभी वो क्या हो पाएगा? स्टेबल हो पाएगा। क्या हो पाएगा? स्टेबल हो पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हर सेल में कितना रहेगा? 8-8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8-8 इलेक्ट्रॉन में भरना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक और रूल यहां पे ये है कि हम पहले K शेल को फिल करेंगे, फिर L को करेंगे, फिर M को करेंगे, फिर N को करेंगे। ठीक है। तो इनर शेल जो है वो पहले फिल फर्स्ट। ठीक है। फिल फर्स्ट। जो अंदरूनी, ठीक है, जो आंतरिक कक्ष है, ठीक है, उनको पहले भरा जाएगा। क्या भरा? पहले भरा जाएगा। बात समझ में आ गई? ये एक रूल है। ठीक है। और लास्ट सेल वाला, हाँ, आखिरी कक्ष में कितने भरे जाएंगे? मैक्सिमम 8। तभी वो क्या हो जाएगा? स्थिर हो पाएगा। क्या पाएगा? स्थिर हो पाएगा।
ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है, इनको याद रखना। ठीक है, कभी भी भरते टाइम इलेक्ट्रॉन जब भी भरोगे ना, तो इन रूल्स को याद रखना कि मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, 8 भर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, बट के, हाँ के का अलग केस है, के में सिर्फ 2 ही भर सकते हैं। के में कितने भर सकते हैं, 2 ही भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके सामने और मैं फिल करके दिखाता हूं। ठीक है, तो आपको अच्छा आइडिया लगेगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं ऑक्सीजन को। किसको लेता हूं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। ठीक है, तो हम कैसे भरेंगे, पहले के शेल में कितने रहेंगे, 2, फिर एल शेल में कितना रहेंगे, 6। ठीक है, एम और एन में तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इनको खाली रखो, है ना, क्योंकि 2 और 6 प्लस होकर कितना हो जाएंगे, 8। तो इसमें कितना है, 2 मैक्सिमम भर के 2 के में, फिर मैंने किसमें भरना स्टार्ट किया, एल में भरना स्टार्ट किया। अब इसका एक डॉटेड डायग्राम होता है, क्या होता है, डॉटेड डायग्राम। वो देखो, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब देखो कितने सेल यूज हुए, 2, तो बनाएंगे कितने न्यूक्लियस का राउंड शेल, 2। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा मैं, 1 और 2, और नेक्स्ट शेल में कितने दिखाऊंगा, 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बस समझ। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हो गया। बात समझ में आ गई कैसे बनना है। ठीक है, अब एक और लेते हैं, एक लेते हैं क्लोरीन। क्या लेते हैं, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्या होता है, 17। तो के, एल, एम और एन। तो के में कितने आ गए, 2 मैक्सिमम, फुल हो गया कंप्लीट। फिर एल में मैक्सिमम कितना हो गया, 8 प्लस करके कितना हो, 10। अभी और कितने बच गए, 7। तो किसमें भरे जाएंगे, एम में। किसमें भरे जाएंगे, एम में। ठीक है, तो अब इसका बनाएंगे तो कितने शेल यूज हुए, 3। तो न्यूक्लियस का राउंड कितने शेल बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, पहले शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर उसके बाद में कितने आएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब लास्ट वाले शेल में कितने आएंगे, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो गया किसका, क्लोरीन का डायग्राम। तो इस तरीके से हमें हर शेल में डालना है, हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे फिलिंग होगी, हाँ आगे बात समझ में, कर लोगे फिल, हाँ ठीक है। तो यहां तक नोट करो। तो ये होने के बाद अब हम बात करते हैं बैलेंसी के ऊपर। किसके बारे में बात करनी है, बैलेंसी। ठीक है, तो बैलेंसी क्या होती है, जैसा मैंने आपको बोला कि लास्ट सेल में कितने आ सकते हैं, 8 ही आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 8। और जब 8 आ जाएंगे तो वो जो एटम है वो क्या बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो नंबर 8 ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 8 क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंसी क्या कहती है हमें, बैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, संयोजकता। हाँ, ये क्या कहती है कि number of electron which are needed or lose by an atom to become stable or to fill its octet। मैंने क्या बोला कि एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लेता है या अपने अंदर में से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, क्या करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या अपने जो ऑक्टेट है या जो अपनी अष्ट है, क्या है, अष्ट को पूरा करने के लिए। बात समझ में आई, हाँ। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which are needed, which are gain or lose in order to complete its octet are known as valency। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो एक परमाणु लेता है या छोड़ता है अपने अष्ट को पूरा करने के लिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए,
लिए उसे संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन का। किसका आता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बच्चे ये बोलते हैं कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही हमारी वैलेंसी होती है। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही हमारी वैलेंसी बन जाए, बट हर केस में ऐसा नहीं होता है। हर केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट in the या into which are present into the last orbit या last shell of the atom are known as valence electron, बात समझ में आ गई? किस कि परमाणु के आखिरी कक्ष में उपस्थित या मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उससे आपसे समझाता हूं। जैसे कि मैं अगर बात करूं नाइट्रोजन की, किसकी बात करो? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। अगर मैं फिल करूं K, L, M और N शेल में, तो इसमें 2 आ गए, इसमें 5 आ गए। ठीक है, हमें पता है लास्ट शेल में कितने होने चाहिए? टोटल 8। कितने होने चाहिए? 8। अब इसके बाद 2 कंडीशन है। देखो, K शेल तो कंप्लीटली फिल है, ठीक है, तो K तो स्टेबल है। अब L को स्टेबल होने के लिए 3 चाहिए। या तो 3 लेके ये 8 बन के स्टेबल बन जाए, या ये 5 से छोड़ के 0 हो जाए और स्टेबल बन जाए। तो 2 कंडीशन है, या तो 3 ले ले या तो 5 छोड़ दे। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा जब ज्यादा नंबर छोड़ना हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कम नंबर लेने वाला क्या हुआ? इसके लिए पॉसिबल हो पाएगा। तुम्हें बताओ, 5 छोड़ना आसान होगा, 3 लेना आसान होगा? 3 लेना आसान होगा ना, तो ये क्या करेगा? 3 ले लेगा। क्या ले लेगा? 3 ले लेगा। तो इसकी जो बैलेंसी हो जाएगी वो क्या रहेगी? प्लस का 3। अब बोले भैया प्लस का 3 कैसे? माइनस का 3 क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस का 3। अब बोले भैया माइनस का 3 क्यों होगा? क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव आता है। कौन सा आता है? नेगेटिव आता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3 -3। क्यों? क्योंकि इसे 3 लेने पड़ेंगे ना, तभी तो ये 8 बनेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? ये। बट इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। तो कुछ किसी केस में सेम नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब किसी केस में सेम होते हैं और बाकी मोस्ट ऑफ द केस में सेम नहीं होते हैं। बस समझ में आ गई? ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तुम्हारा हीलियम का। किसका? हीलियम का। सॉरी, हीलियम नहीं, हीलियम तो स्टेबल होता है। किसका लूं? बेरिलियम का। ठीक है, बेरिलियम का कितना होता है? 4। क्या होता है? 4। ठीक है, तो फिल करूंगा तो K, L, M, N, इसमें 2, इसमें 2। तो इसको फिल करने के लिए अब कितने चाहिए? 8 बनाने के लिए कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो 6 ले पाएगा क्या ये? नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है? 2 छोड़ देने का। तो इसकी बैलेंसी क्या आ जाएगी? बैलेंसी कितनी आ जाएगी? प्लस का 2। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2 है। तो किसी केस में दोनों सेम होते हैं और मोस्ट ऑफ द केस में सेम नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैलेंसी क्या होती है? क्लियर है दोनों कॉन्सेप्ट? हाँ, ठीक है, नोट करिए यहां तक, दोनों एग्जांपल नोट करिए। अब देखो, अब इसके बाद 2 टॉपिक और है, जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, ये दोनों टॉपिक मैं पहले पिछले चैप्टर में करवा चुका हूं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको दोबारा करवाने का कोई सेंस नहीं है। हाँ, अब डायरेक्ट चलते हैं किस पे? आइसोटॉप्स और आइसोबार्स पे। ठीक है,
तो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स भी बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो एक बार में समझ में आ जाएगा। आइसोटॉप्स, ठीक है, और आइसोबार्स, आइसोबार्स, ठीक है, इसको बोला जाता है समस्थानिक, समस्थानिक, ठीक है, क्या बोला जाता है समस्थानिक, और उसको बोला जाता है समभारिक, समभारिक, समस्थानिक और समभारिक, ठीक है। अब समझो आइसोटॉप्स में जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, और जो तुम्हारा मास नंबर होता है, जो तुम्हारा मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसी का उल्टा इसमें होता है कि इसमें एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, और जो तुम्हारा मास नंबर होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखवाऊं 2-3 तो देखो, जैसे कि 12C6 और 14C6, तो एटॉमिक नंबर क्या है इनका, नीचे वाला जो लिखा है वो एटॉमिक नंबर है, जैसे कंपाउंड लिखा जाता है तो ये ऊपर वाला जो होता है Z, ठीक है, सॉरी Z नहीं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ए है ना, मास नंबर को A और ये नीचे Z, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होता है, हमारा मास नंबर होता है, क्या होता है, मास नंबर होता है, ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर, क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो दोनों केस में देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं जिसमें मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। समभारिक जैसे क्या होगा, ठीक है, जो आर्गन होता है, एक आर्गन होता है 18, 40 और एक आर्गन होता है 40 और इसका एटॉमिक होता है 20, ठीक है। तो क्या है, जो तुम्हारा मास नंबर है वो क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ये तुम्हारे एग्जांपल हो गए, बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें, इससे सिंपल और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तो उसमें उसका अलग आइसोटॉप होता है ना, आइसोटॉप्स आइसोबार से होता है, उसी की तरह होते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना 20 पे तो आते तो वही होगा। बात समझ में आ गई, हाँ क्या होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, चैप्टर खत्म हो गया हमारा, 3rd चैप्टर भी रिवाइज हो गया।